पीएससी पेपर लीक प्रकरणों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र सारण के पास अवैध निर्माण हटाने के आज का अंतिम दिन है। भूपेंद्र सारण के वकील आज जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में लगाएंगे याचिका। पेपर लीक प्रकरण के बाद जेडीए ने अवैध निर्माण को लेकर नोटिस थमाया था। कल देर शाम जेडीए ने भूपेंद्र सारण के मकान पर चस्पा किया विधिक नोटिस। अवैध मकान को तोड़ने से पहले विधिक नोटिस चस्पा कर कागजी कार्रवाई की पूरी, लेकिन नोटिस का जवाब के बाद कार्रवाई को लेकर स्पष्ट जानकारी हो पाई। हालांकि पेपर लीक के बाद से भूपेंद्र सारण फरार चल रहा है, लेकिन सारण की ओर से वकील जो है वो कोर्ट में याचिका पेश करेंगे। भूपेंद्र सारण की पत्नी अंशुनी देवी और गोपाल की पत्नी इंदुवाला की ओर से कोर्ट में याचिका पेश की जाएगी। तो बड़ा अपडेट आपको इस मामले में दे रहे हैं। देखिए, पूरा मामला शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। जो आरोपी हैं लगातार अब जेडीए उन पर कार्रवाई कर रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, ये पूरा मामला सामने आया, पेपर लीक से जुड़ा होने का प्रकरण था, लेकिन जिस तरह से जेडीए लगातार कार्रवाई की जा रही है, आज अंतिम दिन है एक तरह से जवाब देने का, तो कोर्ट में याचिका भी पेश की जाएगी। इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी, क्या वो समय रहेगा अभिषेक? देखिए सबसे बड़ा अपडेट है कि जो वकील हैं भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण के वकील हैं शीशराम राव, वो हमारे साथ मौजूद है और जेडीए ट्रिब्यूनल में याचिका लगा दी गई है। शीशराम जी, जो याचिका लगाई गई है भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण की तरफ से, तो उसमें क्या तर्क पेश किए गए? देखिए, मैं एक थोड़ा सा आपको थोड़ा दुरुस्त कर दूं। मैंने भूपेंद्र सारण और दूसरा क्या ना गोपाल सारण की तरफ से नहीं गए, उनकी पत्नियों की तरफ से फाइल पे। सर, वो उनकी पत्नियों की तरफ से और उनके पक्ष की तरफ से, ठीक है, बिल्कुल से। हाँ, बोलिए। तो जो याचिका लगाई गई है सर, दोनों की पत्नियों की तरफ से जो याचिका लगाई गई है, उसमें क्या तर्क पेश किए गए? देखिए, जेडीए ने जो नोटिस दिया इलीगल कंस्ट्रक्शन का दिया। हम कह रहे हैं कि हमारा इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, जेडीए की लीज शुदा प्लॉट है और हमने नॉर्म्स के तहत निर्माण किया है। बाकी जो डिटेल्स जो आर्गुमेंट है वो कोर्ट में होंगी, देखते हैं कोर्ट क्या तय करता है। सर, कितने बजे सुनवाई तय की गई है? ये कोर्ट को तय करना है कि कितने बजे सुनवाई होगी, हम नहीं कह सकते इस बात। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि हालांकि ये बहस का विषय है कोर्ट में, लेकिन जो जेडीए दावा कर रहा है कि जो 15 फीट है फ्रंट सेटबैक, उस पर भी निर्माण है, पीछे जो 8.25 फीट है उस पर भी निर्माण है, बालकनी भी 2 तरफ अवैध निकाल रखी है। देखिए, दोनों पक्ष हैं। जेडीए अपनी बात कहेगा, हमें हमारे क्लाइंट की तरफ से जो बात कहनी है वो लीगली वो बात कहेंगे हम, बाकी कोर्ट को तय करना है। हमारे साथ जो भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण की जो पत्नियों की तरफ से जो याचिका पेश करेंगे, जो वरिष्ठ अधिवक्ता शीशराम राव हमारे साथ मौजूद थे, जो ये बता रहे हैं कि याचिका पेश कर दी है और जल्द ही ट्रिब्यूनल इस मामले में सुनवाई करेगा। जेडीए के अपने दावे, इनका ये कहना है कि हमारा जो प्लॉट है वो लीज शुदा है, पट्टेशुदा है, पट्टेशुदा में हमने जो निर्माण किया है वो जो विधि सम्मत है जेडीए एक्ट के मुताबिक है। लेकिन जेडीए के जो दावे हैं, जेडीए ने जो नोटिस दिया है उसने बताया है कि आगे का जो फ्रंट सेटबैक है उस पर निर्माण है, इसके अलावा पीछे 8.25 फीट पर निर्माण है, इसके अलावा जो दोनों तरफ है 2.5 फीट बालकनी गलत निकाल रखी है। जेडीए की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस प्लॉट पे G+1 ही बन सकता है, लेकिन G+1 जो बनाया है जिसमें भूतल और प्रथम मंजिल शामिल है वो उसको भी 0 सेटबैक पर बनाया गया है, और तीसरी चौथी मंजिल जो बनाई गई वो पूरी तरह से अवैध है, उसमें जेडीए की किसी तरह की कोई स्वीकृति नहीं है। तो ये तमाम दावे जेडीए की तरफ से नोटिस में किए गए हैं। इसी नोटिस के खिलाफ, जो कि जेडीए एक्ट की धारा 32-33 के तहत भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण को दिया गया था, तो उनकी पत्नियों ने यहां पर यह जवाब, उनकी पत्नियों की तरफ से इस नोटिस के खिलाफ यहां पर याचिका लगाई गई है। और इस याचिका में जो है मांग की गई है कि सर, ये जो याचिका लगाई गई है दोनों की पत्नियों की तरफ से, इसमें क्या मांग की गई है? इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़े नहीं, जेडीए ने गलत नोटिस दिया है, इसको क्वैश किया जाए। सर, एक तो नोटिस क्वैश किया जाए और ये भी कहे कि यथास्थिति रखी जाए, इसको लेकर भी तोड़े नहीं कंस्ट्रक्शन को। याचिका में जैसा वकील साहब बता रहे हैं कि याचिका में कहा गया है कि जो ये नोटिस है इसको क्वैश किया जाए, इसको खारिज किया जाए और निर्माण नहीं तोड़ा जाए। तो ऐसी गुहार जो है जेडीए ट्रिब्यूनल की तरफ से की जाएगी। जो पीठासीन अधिकारी है नंदिनी व्यास, वो इस मामले की कुछ देर में सुनवाई करेगी। ये मामला इसलिए भी बड़ा हो चुका है क्योंकि जो आरपीएससी पेपर लीक मामले के जो आरोपी बताए जा रहे हैं भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका, तो भूपेंद्र सारण का ये मकान है जो कि रजनी विहार अजमेर रोड पर है, प्लॉट नंबर 67C पर बना हुआ है। ये प्लॉट का जो पट्टा है, जेडीए ने जो पट्टा जारी किया है वो बबली पारिक के नाम से है, लेकिन जो भूपेंद्र सारण और जो गोपाल सारण है उनके भाई, उन्होंने ये जो
जो ये मकान है ये रजिस्ट्री से 27 नवंबर 2017 को खरीदा था। तो रजिस्ट्री के मुताबिक ये उस मकान के मालिक है, आलीशान मकान इस पर बनाया गया है। तो इन दोनों को जो नोटिस दिया है परसों जो है 10 तारीख को ये नोटिस दिया गया था और आज शाम 5 बजे इसकी मियाद खत्म हो जाएगी। इसको देखते हुए जेडीए ने एक और नोटिस आज अल सुबह ही जो है उस मकान पे चस्पा कर दिया है। उस मकान में ये कहा गया है, उस मकान पे नोटिस चस्पा करके ये कहा गया है कि आज 12 जनवरी शाम 5 बजे तक आपकी नोटिस की अवधि पूरी हो रही है। कृपया इससे पहले जो है आप मकान खाली करें और अपना अवैध निर्माण हटाकर जेडीए को सूचित करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नोटिस में यह भी कहा गया है कि जेडीए अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा और कार्रवाई में जो भी खर्च आएगा वो जो प्रभावित पक्ष है भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण जो इसके मकान के मालिक है इनसे वसूला जाएगा। ये भी इस नोटिस में कहा गया है। तो कल जो जेडीए की कार्रवाई संभावित है, जो जेडीए की कार्रवाई कल उस मकान पर हो सकती है, जो जेडीए का बुलडोजर कल चल सकता है, वो सब निर्भर करेगा आज जेडीए ट्रिब्यूनल के आदेश पर कि जेडीए ट्रिब्यूनल में किस तरह से बहस होती है। उसके बाद जेडीए ट्रिब्यूनल क्या आदेश देता है, ये सारा मामला अब पूरा जो मामला है जेडीए ट्रिब्यूनल में जो बहस होगी, जो आदेश होगा जेडीए ट्रिब्यूनल के आदेश पर टिक गया है। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, अंतिम दिन अवैध निर्माण को हटाने का, लेकिन मान सकते हैं कि जो आरोपी बताए जा रहे हैं उनके या उनके परिवार की तरफ से ये पहली याचिका जो दायर की गई है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या हो सकता है अभिषेक, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि याचिका यहाँ दायर की गई है और अंतिम दिन भी है, तो ये दोनों पहलू ही आज सामने है। तो ऐसे में क्या खास इस पूरे मामले की सुनवाई में रह सकता है और पैरवी कौन करेगा? अगर बात की जाए तो जेडीए की तरफ से कौन पैरवी कर सकता है? देखिए, हम पहले बता दूं, हम जहां खड़े हैं ये जेडीए ट्रिब्यूनल की बिल्डिंग है, जिसे जुडिशरी भवन भी कहते हैं। इसी में यहां पर जो जेडीए अपीलीय अधिकरण है उसमें सुनवाई होगी और जो बात है उसमें जो तर्क दिए जा सकते हैं याचिका में जो याचिका लगाई गई है भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण की पत्नियों की तरफ से जो याचिका लगाई गई है, इस याचिका में जो तर्क दिए गए हैं इसको ये कहा गया है कि ये पट्टेशुदा निर्माण है, हमने किसी तरह का कोई गलत निर्माण नहीं किया, अवैध निर्माण नहीं किया है, ये इस तरह के दावे किए गए हैं। जो जेडीए ट्रिब्यूनल दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आदेश दे सकता है। इनकी याचिका में मांग की गई है कि नोटिस को पेश किया जाए और जेडीए को जो निर्माण है, जो मकान है, उसको तोड़ने से रोका जाए। तो इसमें कई जो आदेश क्या देगा जेडीए ट्रिब्यूनल, ये जेडीए ट्रिब्यूनल तय करेगा। लेकिन संभावित ये है कि हो सकता है कि जो मकान खाली करने के लिए समय दे दिया जाए या फिर यथास्थिति दे दी जाए या फिर जेडीए को फ्री हैंड दे दिया जाए, तो कहीं कुछ भी जो है आदेश दिया जा सकता है। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा कि किस तरह की सुनवाई होती है और जो जेडीए अपीलीय अधिकरण की जो पीठासीन अधिकारी हैं वो दोनों पक्षों की जो सुनवाई है उससे किस तरह से कन्विंस होती हैं और किस तरह से मामला आगे चलता है। तो ये जो सुनवाई होगी उसके बाद जो आदेश जारी होगा उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह से कल जेडीए कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा। जो पूरा मामला है वो आज कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। पूरा मामला जो भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका जो कि मामले के मुख्य आरोपी हैं, धर्मेंद्र चौधरी है, इनका अधिगम कोचिंग सेंटर गोपालपुरा बाईपास पे चलता था जिसको तोड़ा गया। उसके बाद जब मामला खुला तो जो उनकी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण की और भी संपत्तियां सामने आई, जिसमें एक संपत्ति रजनी विहार प्लॉट नंबर 67 से है जिसका मामला जो आज जेडीए ट्रिब्यूनल चल रहा है। इसके अलावा एक संपत्ति और है जो कि सुरेश ढाका के पिता मांगीलाल के नाम बताई जा रही है, जो कि आशापुरा एम्पायर जो है नेमी सागर कॉलोनी में चित्रकूट में वहां पर है। तो वहां पर भी जेडीए की टीम जांच करके आई है, देख के आई है। तो प्रथम दृष्टया वो जो फ्लैट है वो ग्रुप हाउसिंग में बना हुआ है और वहां पर जो उन्होंने देखा जो नक्शे जेडीए अप्रूव्ड है वो सारी जांच करी तो जो प्रथम दृष्टया ये सामने आया कि वहां पर किसी तरीके का कोई फिलहाल जो है भवन विनियमों का उल्लंघन नहीं है। इसलिए जेडीए की कार्रवाई अभी वहां कुछ संभावित नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो जेडीए की जो एनफोर्समेंट विंग है, ये जो पूरी जो ग्रुप हाउसिंग है जहां पर उसका फ्लैट है उसके लिए प्लानिंग सेल को लिखेगी और उसकी डिटेल जांच के लिए लिखा जाएगा। अब जो जेडीए का फोकस है वो जो रजनी विहार का जो प्लॉट है
अजमेर रोड पर, उस पर है, जो कि भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण के नाम है। इन दोनों की पत्नियों की ओर से यहाँ पर आज ये याचिका लगाई गई है और याचिका में कई तर्क दिए गए हैं, खुद को सही ठहराया गया है, बताया गया है कि हमारे पास पट्टेशुदा प्लॉट है, ये अप्रूव कॉलोनी है और हमने जेडीए एक्ट और बायलॉज के तहत ही निर्माण किया है। तो ये तमाम तरह के तर्क दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जेडीए की जो वकील की अगर हम बात करें तो जेडीए ने अपनी एक डेडिकेटेड टीम बनाई है जिसमें जेडीए के वकील भी शामिल रहेंगे, कंसर्न जो है एनफोर्समेंट ऑफिसर भी शामिल रहेंगे और कंसर्न और भी अधिकारी शामिल रहेंगे। ये उन्होंने मामले के फोटोग्राफ किए हैं, वीडियोग्राफी की है, जो कि जेडीए ट्रिब्यूनल में पेश की जाएगी, बताया जाएगा और जो बिल्डिंग बायलॉज की कॉपी है वो भी पेश की जाएगी, बताया जाएगा कि किस तरह से बिल्डिंग बायलॉज के तहत ये जो प्लॉट है जो 141.55 वर्ग गज पे बना हुआ है, इस पे कितना निर्माण हो सकता है। जो प्लॉट का जो साइट प्लान है वो भी पेश किया जाएगा। जेडी की तरफ से जो साइट प्लान जारी किया हुआ है उसमें स्पष्ट जो लिखा हुआ है कि 15 फीट फ्रंट सेटबैक छोड़ना है, पीछे जो है 8 फीट और 3 इंच छोड़ना है, तो ये सारा साइट प्लान में लिखा हुआ है। तो वो भी जेडीए की तरफ से जेडीए ट्रिब्यूनल में पेश किया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरह से ये जो मकान है ये अवैध बना हुआ है। हालांकि जो संभावना है कि जो भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण की पत्नियों की तरफ से जो याचिका पेश की गई है उसमें वकील ये भी कह सकते हैं कि वो जो पूरी लाइन है उसमें कई मकान उनकी तरह ही बने हुए हैं, तो हमारे ही इस मकान को टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो इसको लेकर भी जेडीए जो है अपना काउंटर आर्गुमेंट दे सकते हैं कि साहब ये जो मकान की, जिस मकान की हम बात कर रहे हैं, इस मकान में जो आरोपी हैं वो एक जघन्य मामला है, एक बहुत ही गंभीर मामला है जिसमें आरपीएससी पेपर लीक में ये लोग आरोपी हैं। इसलिए तात्कालिक ये कारण है क्योंकि जो अधिगम कोचिंग सेंटर का मामला है, जो गोपालपुरा बाईपास वाला जो मामला था, उसमें भी यही सवाल उठा था कि साहब गोपालपुरा बाईपास पे तो और भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं अवैध इमारतों में, तो इस पर ही कार्रवाई क्यों करी। उस समय भी जेडीए ने यही तर्क दिया था कि इसमें तात्कालिक कारण है। तात्कालिक कारण यही है कि जो बहुत ही गंभीर मामला है, आरपीएससी पेपर लीक का जो गंभीर मामला है, उसके आरोपियों से जुड़ी हुई इमारत है। इसलिए पूरे एक मैसेज देना सरकार की तरफ से जरूरी है कि इस तरह के जो शिक्षा माफिया है उसके लिए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। और यही दावा जो है यहाँ पर जेडीए ट्रिब्यूनल में जेडीए की ओर से पेश किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरी संभावना है कि जो गोपाल सारण और भूपेंद्र सारण के पत्नी के जो वकील हैं वो कोर्ट में यही कहेंगे कि और भी उस लाइन में मकान है, उस कॉलोनी में और भी ऐसे निर्माण है जो कि सेटबैक पे जिनमें निर्माण हुआ है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। तो उसके काउंटर में जो है जेडीए ये जवाब दे सकता है कि ये मामला अलग है, ये मामला आम मामलों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें वो लोग शामिल है जिन्होंने बेरोजगार युवाओं के सपनों से खिलवाड़ किया है, पेपर लीक किया है के मामले में जो आरोपी हैं और जो फरार चल रहे हैं। तो इस गंभीर मामले को देखते हुए जेडीए ट्रिब्यूनल को जेडीए को निर्माण तोड़ने की छूट दी जानी चाहिए। अभिषेक, देखिए आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि भूपेंद्र सारण की पत्नी अंशी देवी के जो वकील हैं उन्होंने जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में दायर की है याचिका। तो जब ये पूरी सुनवाई होगी, हालांकि सुनवाई का वक्त फिलहाल साफ नहीं हो पाया, तो सुनवाई के दौरान क्या उनके परिवार की ओर से भी कोई उस दौरान मौजूद रहेगा, क्या उनकी पत्नी या फिर परिवार से कोई अन्य पहुंचेगा वहां, इसको लेकर के आपके पास क्या जानकारी। और अभिषेक, एक बार आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो अवैध निर्माण की बात सामने आ रही है, तो जो ये पूरा मामला है वो कौन सी धाराओं में चल रहा है आरोपियों के खिलाफ, क्योंकि बताया जा रहे हैं पेपर लीक मामला तो है ही, साथ ही साथ अवैध निर्माण से जुड़ा भी अभी पूरा प्रकरण होता जा रहा है। देखिए, जो भी शहर में कहीं भी किसी भी कॉलोनी में कोई इमारत बनती है, कोई मकान बनता है, कोई दुकान बनते हैं या कोई भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनता है या कोई आवासीय ग्रुप हाउसिंग जो भी बनता है, तो उसके लिए जो है भवन विनियम, जो जेडीए के भवन विनियम है उसमें हर तरह के निर्माण के जो है बायलॉज हैं। उसमें टेबल है, सेटबैक की टेबल अलग है, ऊंचाई की टेबल अलग है, जिसमें हर चीज बता रखी है कि किस प्लॉट साइज पर और किस लैंड यूज के लिए कितना निर्माण किया जा सकता है। तो ये बिल्डिंग बायलॉज के तहत ये सारा मामला आता है। और जो इस कॉलोनी का जो साइट प्लान जारी किया हुआ है, इस पट्टे का जो साइट प्लान जारी किया, इस प्लॉट का जो साइट प्लान जारी किया हुआ है पट्टे के साथ, उसमें स्पष्ट मेंशन है कि आगे 15 फीट और पीछे 8 फीट 3 इंच सेटबैक छोड़ना चाहिए।
जेडीए का ये कहना है कि ये 0 सेटबैक पे बने हैं दोनों तरफ, आगे भी जो है पूरा सेटबैक कवर किया गया और पीछे भी सेटबैक कवर किया गया है, तो ये भवन विनियमों की अवहेलना है। उसी तरह ये भी जेडीए की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर जो है प्रथम भूतल और प्रथम मंजिल ही बन सकती है, लेकिन भूतल और प्रथम मंजिल भी जो बनी गई है वो 0 सेटबैक पे बनी गई है, सेटबैक को कवर करके बनी हुई है, और तीसरी और चौथी मंजिल जो इस पे चढ़ाई गई है उसकी कोई जो स्वीकृति इससे नहीं ली गई है। तो पूरा जो मामला है ये बिल्डिंग बायलॉज के वायलेशन का है, और बिल्डिंग बायलॉज के में हर तरह के निर्माण के पैरामीटर्स तय हैं, तो उन पैरामीटर्स की अवहेलना करके इसको बनाया गया है। और जो जेडीए की जो एक्ट है जो कि 1982 में अस्तित्व में आया था, उस जेडीए एक्ट में की जो धारा 32-33 ये कहती है कि कोई इस तरह का अवैध निर्माण अगर सामने आता है तो जेडीए। बिल्कुल अभिषेक, आज आरोपियों के पास अंतिम दिन, अब इस पूरे मामले में ट्विस्ट एंड टर्न आते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका मैसेज जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।